हेलो जी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हो। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही खास रहने वाला है और आज 2 दिनों का डिस्कशन और न्यूज़ होगी आपके लिए 19 जनवरी और 20 जनवरी। तो शुरू करते हैं हम आज 2 दिनों की खबरों को। सबसे पहली जो खबर है आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है, एक भारतीय के लिए। चीन इससे बैकफुट पे चला गया है। खबर क्या है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाना है पूरे विश्व में अपने व्यापार को फैलाने के लिए। इसने इसको एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सड़क और रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को एक साथ जोड़ने की पहल चलाई थी, जिसमें 17+1 यानी कि 17+1 17 देश और एक खुद चाइना था। तो अभी क्या हुआ कि इन देशों में से लिथुआनिया बाहर हो गया है। ये लिथुआनिया जो यूरोप का एक देश है, और लिथुआनिया इससे क्यों बाहर हो गया, क्योंकि नाटो और यूरोपियन यूनियन के झंडे के नीचे यह देश काम करता है। और नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों चीन के खिलाफ में है। आपने ये बात ध्यान में रखते हैं, उन्हीं के प्रभाव में आकर लिथुआनिया इससे बाहर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे वन बेल्ट वन रोड OBOR से कौन सा देश बाहर हुआ, जो कि वो है लिथुआनिया। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन का पुराना महाद्वीपीय रेशम मार्ग है, यानी एंशियंट पीरियड में चीन इसी मार्ग से अपना व्यापार करता था, जो कि पूरे विश्व के साथ आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये उसी को दोबारा मॉडर्न वर्ल्ड में चीन स्थापित करना चाहता है। लिथुआनिया ने ताइवान को भी एक देश घोषित कर दिया। लिथुआनिया ने इतना सही काम किया, ताइवान जिसको चीन अपनी टेरिटरी मानता है, उसको भी, ताइवान को भी लिथुआनिया ने एक देश घोषित कर दिया और उसकी एम्बेसी भी अपने देश में स्थापित करती है, लिथुआनिया देश में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लिथुआनिया से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। बाल्टिक देश, बाल्टिक समुद्र है जो यूरोप के ऊपरी किनारे पर है, उसमें 3 देश उससे लगते हैं जिनको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया। एक तो लिथुआनिया हो गया जिसकी हम अभी चर्चा करते हैं, एक एस्टोनिया है और एक कौन सा है, लाटविया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये तीनों बाल्टिक देश हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। अगर आप ओमान और आर्मेनिया घूमने जाते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, आप पासपोर्ट या सिंपल किसी भी इंडियन आईडी से वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आपके लिए सुनहरा मौका है। यानी ओमान और आर्मेनिया 2 नए देश बन गए हैं जिनमें कि भारत का कोई भी यात्री वीज़ा फ्री यात्रा कर सकेगा। और इस लिस्ट में पहले 58 देश थे, मैंने आपको बताया, अब 60 कंट्री हो गए हैं। 60 कंट्री में ओमान एंड आर्मेनिया और जुड़ गए हैं 2 देश नए। पूछ लेंगे कि वीज़ा फ्री लिस्ट में जो 2 नए देश जोड़े गए हैं भारत ने कौन से जोड़े हैं, तो ओमान एंड आर्मेनिया। ओमान और आर्मेनिया का कोई भारत आता है तो उसे भी वीज़ा फ्री सुविधाएं दी जाएंगी, और भारत का कोई ओमान और आर्मेनिया घूमने जाता है तो उसे भी वीज़ा फ्री यानी पासपोर्ट या किसी भी भारतीय आईडी पर एंट्री मिल जाएगी। याद रखना दोनों देशों के नाम। 26 जनवरी की परेड होने जा रही है, जिसको हम एक राष्ट्रीय महोत्सव यानी कि जो हमारे देश में महोत्सव होता है उसकी तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी परेड में जो प्रदर्शनी है इस बार, क्या है कि इस परेड की जो प्रदर्शनी है इसको बंद किया जाएगा। आपको पता, आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियाँ होती थी, यूपी की अलग, हरियाणा अलग, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इन सब की झांकियाँ निकलती थी। जो बेस्ट झांकी होती थी उसको फर्स्ट अवार्ड मिलता था। जैसे 2021 की 26 जनवरी की झांकी में यूपी को बेस्ट अवार्ड मिला था कृष्ण लीला दिखाने के लिए। तो इस बार वो झांकी आज़ादी के बाद पहली बार इस झांकी को बंद किया गया है, यानी इस बार कोई झांकी नहीं की जाएगी। और इसका जवाब मांगा है तमिलनाडु ने, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने और कर्नाटका ने। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो आयोजन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और इसका जवाब मांगा है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका ने, ये झांकी क्यों नहीं इस बार की जा रही है। और इस बार पहली बार इस झांकी को बंद किया जा रहा है 26 जनवरी की परेड में। इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज़ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर प्रेस क्लब है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह काम देश की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। क्यों? क्योंकि कश्मीर प्रेस क्लब है वो देश के खिलाफ जहर उगलता था, इसको देखते हुए यह बंद कर दिया गया। और मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं। अखबारों के जो जो अखबार अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, न्यूज़
देते हैं। हमारे संविधान में उनको ये अधिकार मिला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अखबारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके तहत है? तो वो संविधान के मौलिक अधिकारों में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उनके तहत अनुच्छेद 19 में है, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के तहत। आर्टिकल 19 में क्या है कि राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, यानी कि फ्रीडम है आपको, हक है आपको किसका? स्पीच का, बोलने का एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करने का। और ये आर्टिकल 19 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों में, ठीक है। और इसके तहत अखबारों को भी अपनी आज़ादी है लिखने की, अभिव्यक्त करने की। लेकिन अगर इस पे है ना क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है लॉजिकल। कैसे लगा? अगर देश की सुरक्षा को कोई खतरा है या देश की जो एकता है उसको खतरा है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यही किया गया अभी कश्मीर प्रेस क्लब को के साथ में। आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अभी क्या हुआ है कि जल के नीचे यानी समंदर के नीचे ज्वालामुखी फटी है। एक तो ये जगह याद रखनी है, टोंगा द्वीप में फटी है। और ये टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में आई, यहाँ पे सुनामी आई है। डायरेक्ट पूछ लेंगे किस महासागर में सुनामी आई है या किस द्वीप में आई है, तो ये टोंगा द्वीप में आई है जो कि प्रशांत महासागर में है। और यह जो पूरा क्षेत्र है इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, यानी आग का वलय बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि वलय। अग्नि वलय यानी कि इसके चारों तरफ जहाँ पर ज्वालामुखी आती रहती है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। तमिलनाडु के जो महान कलाकार हैं जिनका नाम है तिरुवल्लुर, ये आज से 1500-1600 साल पहले पैदा हुए थे। लेकिन तमिलनाडु की हिस्ट्री में इनका बहुत योगदान है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब किसी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, वो भी स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा। और वो साउथ की हस्ती है, साउथ इंडिया की। और वो इतनी मशहूर हस्ती है कि जो तिरुवल्लुर है ये, इन्होंने संगम साहित्य को लिखा था। ये इंडिया का या वर्ल्ड के सबसे पुराने साहित्यों में से एक है। और इससे जुड़े हुए ये दार्शनिक एवं कवि थे। और खास बात, जो इनका जन्मदिन तमिलनाडु में मनाया जाता है वो पोंगल त्योहार के समय पे ही मनाया जाता है। तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है। और इनके नाम पर तमिलनाडु में तिरुवल्लुर शहर भी स्थापित किया गया, बसाया गया है, ठीक है। इसी के साथ में इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम तिरुकुल्लार था। तिरुकुल्लार संगम साहित्य में इन्होंने बुक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरुवल्लुर की अगर किताब पूछ लेते हैं। इन्होंने संगम साहित्य में प्रेम का यानी प्यार मोहब्बत का, नैतिकता का, मोरालिटी का और उच्च आदर्शों का चैप्टर पढ़ाया, या एक तरह से सीख दी है। इसकी इन्होंने एक लेसन पढ़ाया है संगम साहित्य में। संगम साहित्य पूछ भी लेते हैं किस डायनेस्टी के समय हुआ, तो ये पांडियान डायनेस्टी थी। पांडियान डायनेस्टी हमारे इधर जैसे हरियाणा में क्या हुआ था, कोरुंग पांडवों का जैसे पांडव डायनेस्टी थी, वैसे ही वहाँ पे पांडव डायनेस्टी नहीं थी। लेकिन इससे मिलती जुलती याद रख सकते हो कि संगम जिसने लिटरेचर लिखा उस समय पे पांडियान डायनेस्टी थी, ठीक है। और 3 संगम वो हुई थी, मीटिंग हुई थी जिसमें कि संगम साहित्य लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यही याद रखना। और इसी से जुड़े हुए महान कवि दार्शनिक जो थे, रचनाकार थे, तिरुवल्लुर के जन्मदिन पर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इन्हीं के नाम पर तमिलनाडु में एक शहर भी है तिरुवल्लुर। देखो कितनी महान हस्ती हैं, ठीक है। पासएक्स एक जल सेना का अभ्यास। एक तो यही पूछ लेंगे कि पासएक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, कोई सैटेलाइट है, या जल सेना का अभ्यास है, या क्या है। तो ये पासएक्स है जो जल सेना का अभ्यास है, ये भारत और रूस के बीच में होता है। ये दोनों कंट्री किस किस के बीच में होता है ये भी याद रखना है, इंडिया एंड रशिया के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और नौसेना से जुड़ा हुआ है। इसके सिवाय जो सैन्य अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इंदर। इंदर एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और रूस में होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी मैं बता दूं, जो ये इंदर सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच होता है, यानी जल सेना, थल सेना और नभ सेना, ठीक है। एक मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जो कि केरल में शुरू किया जा रहा है। इस पे क्या था कि पहले ही मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने
इस पे आपत्ति जताई थी कि ये सेफ नहीं है वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए। क्योंकि ये उच्चतम गति की रेलवे के लिए बनाया जा रहा है, और ये भी याद रखना 529 किलोमीटर में इसको चलाया जाएगा। इतना लंबी ये रेलवे होगी। सिल्वर लाइन के प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है। पहले तो मेट्रो था, जो मेट्रो मैन था श्रीधरन, उसी ने इस पे आपत्ति जताई थी। लेकिन अब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो हमारे देश में पर्यावरण से जुड़े हुए केस को सुनवाई करता है, उसने भी इसको चुनौतीपूर्ण माना है मानव पर्यावरण के लिए और पश्चिमी घाट के लिए। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। याद रखना, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो कि केरला में चलाया जा रहा है, उच्चतम गति की रेलवे के लिए 529 किलोमीटर लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है। एनजीटी, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसको चुनौतीपूर्ण माना, एक तो पर्यावरण के लिए और एक पश्चिमी घाट के लिए। और पहले मेट्रो मैन श्रीधरन ने इसको क्या माना था, वो उन्होंने भी इसको अनसेफ माना था। बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पश्चिमी घाट को लेकर 2 समितियां भी बनाई गई हैं, आपने याद रखने, इन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। गोडगिल समिति थी और दूसरी कस्तूरी रंगन समिति थी, आपने दोनों को याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये इलेक्शन से जुड़ी हुई है। आपको पता है 5 स्टेट में अभी इलेक्शन है। उन्हीं इलेक्शनों के समय पे अभी एक नया मुद्दा आया है। 1 साल पहले महाराष्ट्र की विधानसभा के 12 सदस्यों को 1 साल पहले बदतमीजी के कारण विधानसभा से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अभी अर्जी लगाई थी अपने अधिकारों को लेकर कि हमें 1 साल क्यों बाहर रखा जा रहा है, अब हमें अंदर लिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की विधानसभा को प्रताड़ना लगाई है। क्यों लगाई है? कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, आप किसी मेंबर को है ना एक ही मुद्दे पर बाहर रख सकते हैं अगर वह मेंबर 60 दिनों तक बिना स्पीकर को बताए अनुपस्थित रहा है, यानी कि प्रेजेंट नहीं हुआ, एबसेंट रहा है। ना तो इन्होंने ये काम किया है कि वो 60 दिन बिना बताए प्रेजेंट नहीं रहे हों। और दूसरा ये होता है कि 60 दिन अगर प्रेजेंट नहीं रहे हैं और फिर भी आप उनको निष्कासित कर देते हो और 6 महीने तक वो बाहर रहते हैं विधानसभा से, तो आपको 6 महीने के अंदर फिर दोबारा बाई इलेक्शन करवाने होते हैं। यानी मैक्सिमम किसी को 6 महीने तक बाहर रखा जा सकता है, उसकी सीट खाली मानकर फिर वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। और उन इलेक्शन करवाने के बाद नया वहाँ पर सदस्य चुना जाता है विधानसभा का। ना ही महाराष्ट्र की विधानसभा ने ये निर्णय लिया है। तो पूरी तरह से ये जो 12 सदस्य है महाराष्ट्र विधानसभा, इनके हक को मार रही है, इनके हक को छीन रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर विधानसभा को पड़ताल लगाई है। तो आपने इससे जुड़ा हुआ ये याद रखना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पड़ताल लगाई है, किसको लेकर? कि 1 साल तक न उनको बाहर किया हुआ है, और ना ही तो वहाँ पे बाई इलेक्शन करवाए हैं, और ना ही विधानसभा ने उनको मतलब 60 दिन तक बिना सूचित किए अनुपस्थित रखा है। क्योंकि उनको तो 60 दिन तक वो अनुपस्थित ही नहीं रहे, एबसेंट ही नहीं रहे बिना बताए हुए। वो तो उनको तो जानबूझ के बदतमीजी के कारण निकाला गया। दोनों ही कंडीशन इन 12 मेंबर पर लागू नहीं होती। इसी करके जो फटकार पड़ी है विधानसभा के अध्यक्ष को, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपने याद रखना है। और जो आपका अगला टॉपिक है, तो वो क्या है कि देखो, अभी है ना कला कुंभ जारी किया गया है। कला कुंभ आपसे पूछ लेंगे किसके लिए है, तो ये आर्ट गैलरी फॉर अमृत महोत्सव। आपको पता है कि 26 जनवरी आज़ादी का जो महोत्सव होता है, हम उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। और झांकी तो इस बार वैसे ही बंद कर दिया है। लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं और उनसे जुड़ी हुई जो कलाएं हैं, जो आर्ट हैं, जो मतलब कि फोटोज हैं, उनको मतलब सबके सामने लाने के लिए कला का कुंभ लगाया गया है, जिसको कला कुंभ नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी, 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है, उस दिन के आर्ट गैलरी अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ है ये कला कुंभ। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसकी देखभाल की जाएगी। ये मिनिस्ट्री भी ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ ही मैं आपके लिए बता देता हूँ, नारी शक्ति जो है ना, नारी शक्ति पुरस्कार है, ये प्राइज दिया जाता है, नारी शक्ति अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, इसके बारे में भी बताऊंगा। जो ये नारी शक्ति का जो अवार्ड है, इसका जो नॉमिनेशन है यानी नामांकन भरना होता है। यानी कि आपके क्षेत्र में कोई भी औरत है, उसने बहुत बहादुरी भरा कार्य किया है, जो कि पहले किसी ने कम ही किया आपके क्षेत्र या देश में, तो आप उसके लिए उसको अवार्ड दिलवाने के लिए नामांकन करना होता है। और वो 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा सी कोई बहादुर औरत है, तो आप नामांकन करवा सकते हो, उसको
विश्व स्तर पर एक पहचान मिलेगी भारत सरकार जब उसको अवार्ड देगी। और एक तो इसकी ये है कि 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए, कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी 25 साल से बड़ी महिला हो। साथ में जो ये अवार्ड दिया जाता है 8 मार्च को दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस पर। देखो पता है क्या है, ये जो अभी इसका नामांकन हो रहा है ये चुनी जाएंगी बाद में, लेकिन जो अभी नामांकन करेगा उन्हीं में से चुना जाएगा इन महिलाओं को। तो ये नामांकन की लास्ट डेट है 31 जनवरी, और 8 मार्च को इनमें से नामांकित में से चुनी हुई महिलाओं को 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। और यह पुरस्कार पूछ ले तो 1999 से शुरू हुआ था। और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देश में महिलाओं के लिए ये सर्वोच्च सम्मान है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वुमेन के लिए, नारी शक्ति अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, अब है आज की अगली न्यूज़। इसमें क्या है कि भारत और चीन के बीच में कमांडो स्तर की एक बैठक हुई है अभी। वो कहाँ पर हुई है, एक तो ये याद रखना, यही पूछ लेंगे, वो लद्दाख में हुई है, ना वो दिल्ली में हुई है ना किसी और क्षेत्र में। पहली तो इम्पोर्टेंट यही बात है, वो लद्दाख में हुई है और वो असफल हो गई और दोबारा थोड़े दिनों बाद फिर की जाएगी। दूसरी बात ये है, ये क्यों हुई है, भारत और चीन का पेंगोंग तसो झील जो है उस पर झगड़ा है, गलवान घाटी पर झगड़ा है। गलवान घाटी पे तो आपको पता भी है मारपीट हुई थी, कुछ उनके फूटे थे कुछ हमारे फूटे थे। तो ये गलवान घाटी पर झगड़ा और अक्साई चीन पर झगड़ा है। पेंगोंग तसो झील, गलवान घाटी और अक्साई चीन को लेकर जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए भारत और चीन की अभी एक मीटिंग हुई थी कमांडो लेवल की, वो हुई थी लद्दाख में। ठीक है, और वो असफल हो गई, थोड़े दिनों बाद फिर होगी। और ये पेंगोंग तसो झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील सबसे बड़ी यही है, यानी कि हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है जो वर्ल्ड में, वो पेंगोंग तसो है। आपको याद रखना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में नहीं, चाइना में नहीं, एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई पर जो सोल्ट वाटर लेक है वो यही है। हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक कौन सी है, पेंगोंग तसो झील है, जिस पर इंडिया और चीन का विवाद है। और आपने याद रखना है, इसका पेंगोंग तसो का 1/3 हिस्सा भारत के अंडर है और 2/3 हिस्सा चीन के अंडर है। और चीन इस 1/3 हिस्से को भी अपनी साइड करने के लिए बार बार बेहुदा हरकत करता रहता है, जिसका जवाब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। चीन की बढ़िया कुटाई करता है और बढ़िया सिलाई करता है। और अब इस पे ये मीटिंग हुई थी लेकिन ये असफल हो गई है, लेकिन इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैंने आपको बता दिए, आपने याद रखने हैं। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है जो कि 1914 में बनाई गई थी, आपने ये भी याद रखना है। चीन की राजधानी है जो वो है बीजिंग और रेनमिन भी उसकी मुद्रा है, जिसको युआन भी कहा जाता है। ये था आज का डिस्कशन टोटल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। कल की न्यूज़ कल दी जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।